देखिए सबसे पहले हो गया, ऑन हो गया, ओके। सबसे पहले हमने हर्यंक वंश पढ़ा, राइट। हर्यंक वंश का जो प्रथम शासक है वो कौन था? बिंबिसार। हर्यंक वंश का प्रथम शासक था बिंबिसार। अंतिम शासक कौन था? नागदशक। ठीक है, कौन था? नागदशक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य जिसमें टोटल 16 महाजनपद की बात होती है, ध्यान दीजिएगा। महाजनपद, हर्यक वंश, मगध साम्राज्य, 16 महाजनपद। 16 महाजनपद की जहां से शुरुआत होती है वो है हर्यक वंश, जिसके हमें पुख्ता प्रमाण मिले हैं। ऐसे तो छोटे मोटे राजवंश इससे पहले भी चलते थे, लेकिन एक जो मजबूत राजवंश उभर कर सामने आया और जिसके हमें पुख्ता प्रमाण मिले हैं वो क्या था? हर्यक वंश। हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? बिंबिसार। और अंतिम शासक कौन? नागदशक। ठीक है, पितृहंता भी इस वंश को क्या बोला गया है? पितृहंता। क्यों? क्योंकि पिता को मारकर गद्दी हथियाने का रिवाज इसमें चला था। बिंबिसार की हत्या की उसी के बेटे अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु की हत्या की उसी के बेटे उदयन ने। और जैसे उदयन के बाद इस हर्यक वंश का जैसे मानो पतन होता चला गया और सबसे कमजोर और सबसे अयोग्य शासक इसका नागदशक हुआ। नागदशक, ध्यान दीजिएगा, नागदशक का मंत्री था। सेनापति भी बोल सकते हो, मंत्री भी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि नागदशक का दाहिना हाथ, जिसका नाम था शिशुनाग। और आपको बता दें शिशुनाग एक शूद्र कैटेगरी से बिलोंग करता था। जैसे ही उसने देखा कि जो नागदशक है, नागदशक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इतने ज़्यादा इसकी बुद्धि नहीं है, और आप बोल सकते हो कि अयोग्य शासक है, तो उसने अपने बल बुद्धि द्वारा उस साम्राज्य में दंगे, विरोध, लड़ाइयाँ ये सब करवाना चालू कर दिया। नतीजा, प्रजा ने समझा कि ये जो नागदशक है, नागदशक एक अयोग्य शासक है। और उस समय जो सबसे बड़ी पावर उभर के सामने आ रहा था, जिसके कहने पे पूरी सेना, पूरा राज्य, बड़े बड़े अधिकारी कार्य कर रहे थे, वो कौन था? शिशुनाग। बस शिशुनाग ने इसी चीज़ का मौका देखा, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के बाद, नागदशक को गद्दी से हटाने के बाद, वहीं से शिशुनाग वंश की स्थापना किया। आया समझ में? और यहीं से चला शिशुनाग वंश। यहां पर प्रश्न बनता है कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। और शिशुनाग कौन था? नागदशक का मंत्री। कौन सी कैटेगरी से? शूद्र कैटेगरी से। और आपको बता दें शिशुनाग जो वंश था वो भी ज्यादा आगे नहीं चल पाया। वो आगे ज्यादा क्यों नहीं चल पाया? उसका भी कारण है। एक कारण मैं आपको बताता हूं शिशुनाग वंश का ज्यादा ना चलने का, वो कारण है उसका शूद्र होना। आपको बता दें, ठीक है। तो शिशुनाग वंश का जो समय है, हर्यंक वंश के बाद हमारा एक आया क्या? शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश। और इसका जो समय है ये 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। ध्यान दीजिएगा, 412 ईसा पूर्व से कहां से? 344 ईसा पूर्व। मगध साम्राज्य का दूसरा वंश। पहला वंश क्या था? हर्यक वंश। और दूसरा वंश क्या हुआ? शिशुनाग। देखिए सभी कड़ियां जोड़ते जाइएगा। हम ये इतिहास एक ऐसा होता है कि जैसे हम अपने दादा परदादा को जानते हैं ना, दादा परदादा के हिसाब से कौन हमारा चाचा लगे, कौन हमारा दादा लगे, कौन हमारी बुआ लगे, हम सब जानते हैं। इसमें पहला साम्राज्य था हर्यंक, दूसरा था शिशुनाग। अब यहां पर शिशुनाग पढ़ेंगे। शिशुनाग का कोई बहुत ज्यादा खास इतिहास नहीं है। अब इतना समझ लीजिए कि शिशुनाग वंश एक शूद्र वंश था। शूद्र के ने इसकी स्थापना की थी, कोई बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला। ज्यादा न चलने का कारण है कि शिशुनाग का अपने आप में शूद्र होना। आए समझ में? क्लियर है चीज? इसका शिशुनाग ही इसका संस्थापक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हर्यंक वंश के बाद जो शिशुनाग वंश आया था उसका संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक शिशुनाग ही था। क्लियर है? आए चीज? ओके। और आपको बता दें इसको महावंश बोला गया। क्या बोला गया? इसको महावंश बोला गया। महावंश क्यों बोला गया? क्योंकि शिशुनाग अपने आप में एक बहुत बड़ा मंत्री था, और इसकी भी जो नीति थी वो राज्य विस्तार की थी कि अपने देश को अगर बढ़ाना है, अपने राज्य को अगर बढ़ाना है, तो दूसरे राज्यों को जीता जाए, दूसरे राज्यों में आक्रमण किया जाए,
उनको अपने राज्य में मिलाया जाए। ठीक है, आया समझ में। शिशुनाग वंश ने सबसे पहली जो लड़ाई है लिच्छवी नरेश के साथ किया और उसको जीता और अपने राज्य में लिच्छवी नरेश को, यानी आप बोल सकते हो कि लिच्छवी के राज्य को अपने देश में मिलाया। ठीक है, यहां पर कई सारे प्रमाण मिलते हैं। महावंश एक ग्रंथ था, ध्यान दीजिएगा। महावंश क्या था? महावंश एक ग्रंथ था। अब महावंश के अनुसार अगर हम चले, महावंश के अनुसार अगर हम चले तो ये शिशुनाग कौन था? ये शिशुनाग जो लिच्छवी, आप बोल सकते हो लिच्छवी, जानते हो ना, लिच्छवी राज्य था। लिच्छवी राज्य का जो राजा था और राजा की एक वैश्य पत्नी थी। राजा की जो है एक वैश्य पत्नी थी। उसी वैश्य पत्नी का पुत्र, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, उसी वैश्य पत्नी का पुत्र कौन था? शिशुनाग। ये ध्यान दीजिएगा। ये हमें कैसे पता लगता है? महावंश ग्रंथ के हिसाब से पता लगता है। महावंश ग्रंथ से हमें यह पता लगता है कि जो लिच्छवी का राजा था, लिच्छवी के राजा की एक वैश्य पत्नी थी और उस वैश्य पत्नी का पुत्र कौन था? शिशुनाग, जो आगे चल के हर्यक वंश के नाग दशक का जो अंतिम शासक था हर्यक वंश का, उसका कौन बना? महामंत्री बना। आप बोल सकते हो महामंत्री, सबसे बड़ी पोस्ट, दाहिना हाथ बोल सकते हो। अब आपको बता दें, राजा के जो मंत्री और सेनापति हुआ करते थे उस समय, ये बहुत बड़ी पावर हुआ करते थे और इन सबको पता हुआ करता था कि राजा की कमजोरी क्या है, किस तरीके से राजा रूल कर रहा है। नतीजा क्या हुआ? शिशुनाग ने नाग दशक को उसकी गद्दी से हटाया और वहां पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। शिशुनाग ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा, इसको षड्यंत्र का काल भी बोला जाता है। ये जो हर्यक वंश का अंतिम समय था और शिशुनाग की शुरुआत थी, इसको षड्यंत्र का काल भी बोला जाता है, इसलिए कि शिशुनाग ने षड्यंत्र रच रच के नाग दशक को गद्दी से हटवा दिया और वहीं से स्थापना की अपने शिशुनाग वंश की। यहां पर एक प्रश्न बन गया कि शिशुनाग वंश के संस्थापक का नाम शिशुनाग। अब कब स्थापना किया? 412 ईसा पूर्व। कब तक चला यह? 344 ईसा पूर्व। लगभग कितने वर्ष चला होगा ये? जरा देखिए, सत्तर 80 साल हम बोल सकते हैं, 70-80 साल। अरे ठीक है, एक आप अप्रोक्स ले लीजिए क्योंकि ये डेट कंफर्म नहीं है कि यहां से लेके यहां तक चला ही चला। ठीक है, हमें शिशुनाग वंश क्यों पढ़ना है? ध्यान दीजिए, हर्यक वंश में, हर्यक वंश जिसको मगध साम्राज्य बोलते हैं, पहला मगध साम्राज्य, इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो अवंती है, अवंती अविजित रहा और अवंती अविजित इसलिए रहा क्योंकि उसके चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ों की श्रृंखला थी, जैसे आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और उधर अरावली पर्वत श्रृंखला, तो वो अविजित रहा। लेकिन जब शिशुनाग आया तो शिशुनाग ने एक बहुत बड़ा कार्य करके दिखा दिया। उसने गंगा के मैदानी क्षेत्र को, ध्यान दीजिएगा, गंगा के मैदानी क्षेत्र को पार किया, गंगा के मैदानी क्षेत्र को पार किया और उस समय जो सबसे बड़ा अवरोध बन रहा था, विंध्याचल श्रेणी या विंध्य श्रेणी, उस समय जो सबसे ज्यादा अवरोध चल रहा था विंध्य श्रेणी को पार करके अपनी सेना लेकर के सीधे अवंती में धावा बोल दिया। सीधे अवंती, उज्जैन बोलते हैं ना मध्य प्रदेश में, अवंती पर धावा बोल दिया। और अवंती का राजा था उस समय अवंतीवर्धन, अवंतीवर्धन, और अवंतीवर्धन का पूरा राज्य विजित कर लिया। अवंतीवर्धन को पराजित किया और पूरा का पूरा अवंती मगध राज्य में स्थापित किया। ठीक है, और मगध राज्य में स्थापित किया। इससे पहले मगध राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र। याद कीजिए, उदयन ने पाटलिपुत्र राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी को स्थानांतरण किया था। लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आया, सत्ता में आने के बाद इसने पाटलिपुत्र से, ध्यान दीजिएगा, पाटलिपुत्र से अपनी जो राजधानी है वो सीधे कर ली वैशाली। कहां पे कर लिया? वैशाली। ये सबसे बड़ी मुख्य घटना है इसकी, अवंती को जीतना। पहले जो मगध साम्राज्य अवंती को नहीं जीत पा रहा था, इसने विंध्य श्रेणी को कैसे भी करके पार किया
सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े गंगा के मैदान को पार करके विंध्य श्रेणी में चढ़ा और विंध्य श्रेणी में चढ़ के अपनी सेना को सीधे अवंती में आक्रमण करवा दिया। आक्रमण का नतीजा निकला कि अवंती वर्धन हार गया और इसका अवंती जीतने के बाद मध्य प्रदेश, अवंती, महाराष्ट्र तक इसके मगध का विस्तार हो गया। आप अगर थोड़ा सा एक छोटा सा मैं इंडिया का मैप यहां पे अगर बना दूं, ये ऐसे करके, तो देखिए ये बिहार है, यहां तक पूरा साम्राज्य विस्तार हो गया ऐसे करके। अब देखिए यहां पर अवंती है और ये हमारी विंध्य श्रेणियां हैं और इस विंध्य श्रेणी को पार करके पूरा का पूरा यहां पर इतना बड़ा साम्राज्य का विस्तार किया। यानी आप बोल सकते हो शिशुनाग वंश वह वंश था, आप बोल सकते हो शिशुनाग वंश वह वंश था जिसने दक्षिण की ओर विस्तार किया, मगध का दक्षिण की ओर विस्तार किया। यहां पर हमारा एक जीके का क्वेश्चन बन गया कि वह कौन सा वंश था जिसने मगध साम्राज्य का दक्षिण की ओर विस्तार किया, वह था शिशुनाग। यहां पर एक प्रश्न यह भी बनता है कि वह कौन सा राजा था जिसने विंध्य श्रेणी को पार, गंगा के मैदान को पार करके विंध्य श्रेणी में चढ़कर अवंती को विजित किया, शिशुनाग। किस वंश तक अवंती विजित नहीं था? हर्यक वंश तक। ध्यान दीजिएगा, हर्यक वंश तक विजित नहीं था। और क्योंकि विंध्य श्रेणी बार बार आ रहे तो विंध्य श्रेणी में ये लोग अपना इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे थे कि विंध्य श्रेणी पार करके अब अवंती को विजित किया जाए। शिशुनाग का एक पुत्र था जिसका नाम है काल अशोक। क्या नाम था? काल अशोक। शिशुनाग वंश की स्थापना, शिशुनाग जो राजा था उसका एक बेटा था, क्या नाम था? काल अशोक। शिशुनाग के बाद जो वंश संभाला वो किसने संभाला? काल अशोक ने। आपको बता दें क्योंकि ये कई सारे लोगों में मान्यता थी और ये वैसे भी शूद्र कैटेगरी के थे, तो कई सारे जो बड़े वर्ग के लोग हुआ करते थे, जो पुजारी हुआ कर, क्षत्रिय हुआ करते थे, पंडित हुआ करते थे, तो इसके राज्य करने को विरोध किया करते थे कि ऐसे कैसे, इतना बड़ा जो राज्य है, हम इतने बड़े वर्ग के लोग हैं और हमको राज करने वाला एक शूद्र है। तो बहुत सारी घटनाएं हुआ करती थी, राजा का विरोध किया जाया करता था, राजा को गद्दी से हटाने का विरोध किया जाया करता था, सेना में लोग आया नहीं किया करते थे, जोर जबरदस्ती से काम करवाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा विरोध मतलब हुआ। और विरोध के कारण शिशुनाग वंश असंतुलित वंश कहलाता है। असंतुलित वंश क्यों रहा? क्योंकि विरोध होते रहे। अब आप देखो, पहले की मान्यता, ये उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है, उत्तर वैदिक काल के बाद की बात। उस समय ये मान्यता थी, भाई सीधी सी बात है, छुआछूत तो हो ही गया था उस समय, कास्ट के बीच में एक बहुत बड़ा गैप तो आ ही गया था। तो उस समय जो बड़े वर्ग के लोग हुआ करते थे वो ये नहीं चाहते थे कि हमें कोई छोटी वर्ग का हमारे ऊपर कोई राज करे। तो डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वह दंगे फसाद तो किया ही करते थे। और कई ग्रंथों से यह पता चलता है कि जो शिशुनाग है यह नाई वर्ग के लोग थे, नाई वर्ग, ठीक है, जो एक शूद्र वर्ग होता है, कौन से वर्ग के हुआ करते थे? नाई वर्ग के। आए समझ में? ओके। जैसे ही काल अशोक आया, काल अशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र दोबारा जो है स्थानांतरण कर लिया। शिशुनाग के बाद जो काल अशोक आया, काल अशोक ने अपनी राजधानी कहां से, जो उसके पिता ने की थी, वैशाली से दोबारा उसने कहां पर कर लिया? पाटलिपुत्र कर लिया, ठीक है। और इन्हीं के समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, याद है? इन्हीं के समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। यहां से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से शासक के समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। वो क्या है? ये काल अशोक में, ठीक है, आपने ये पढ़ा भी होगा। ये इस हिसाब से हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। आया समझ में? ओके। जो काल अशोक है, काल अशोक को काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता था, काक वर्ण के नाम से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काक वंश, ठीक है। कई बौद्ध ग्रंथों से हमें, सुनिएगा, कई बौद्ध ग्रंथों को अगर पढ़ा जाए तो शिशुनाग और शिशुनाग से ज्यादा काल अशोक के बारे में हमें पता चलता है। उस समय काल अशोक भी एक अच्छा शासक था जिन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। काल अशोक ने अपने राज्य का जो विस्तार है वह उत्तर की ओर किया और इनके पिताजी ने दक्षिण की ओर किया। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि काल अशोक का नाम था काक वर्ण,
क्या नाम था? काकवर्ण। बौद्ध ग्रंथों से। यहां से एक क्वेश्चन और बन गया कि शिशुनाग वंश में जो शिशुनाग था और काल अशोक था, यह कौन से धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यही कारण है कि इन्होंने अपने समय में दूसरी बौद्ध संगीति कराई। ठीक है, अपने समय में इन्होंने क्या कराया? दूसरी बौद्ध संगीति या समिति बोल सकते हो। ठीक है, दूसरी बौद्ध समिति। ध्यान दीजिएगा, अपने समय में इन्होंने दूसरी बौद्ध समिति करवाई। ठीक है, ये हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वो था पंचनग। क्या था? पंचनग। अंतिम शासक इसका, शिशुनाग वंश की अगर बात की जाए, इसका अंतिम शासक कौन था? पंचनग। अब पंचनग का जो मंत्री था वो था महापद्मानंद। कौन था? महापद्मानंद। और इसकी हत्या करने के बाद वहीं से ही नंद वंश की शुरुआत हुई। और नंद वंश में महापद्मानंद ने शुरुआत किया, जिसको उग्रसेन भी बोला जाया करता था। और उसके वंश का अंतिम शासक हुआ धनानंद। और धनानंद की दरबार में सबसे बड़ा अर्थशास्त्री कौटिल्य था। और कौटिल्य ने अपने एक अपमान की वजह से धनानंद की एक वैश्य पत्नी जिसका नाम मूरा था, और मूरा के बेटे चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया। और उसने यह प्रतिज्ञा कर ली, कसम खा ली कि मैं नंद वंश का नाश करके रहूंगा। नतीजा, चंद्रगुप्त को उसने अपना शिष्य बनाया। और चंद्रगुप्त को शिष्य बनाने के बाद धनानंद, जो उसका पिता था, चंद्रगुप्त मौर्य का पिता था, उसके खिलाफ लड़वाया, नंद वंश का विनाश किया। और वहीं से ही मौर्य वंश की स्थापना हुई। 322 ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूं। 322 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना की। और ये मौर्य वंश की स्थापना और कुछ नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य की माता के नाम से चालू हुआ, जिसका नाम है मूरा। आपको बता दें, और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य आज भी मौर्य देखने को मिलते हैं, निम्न कैटेगरी का था। लेकिन यहां पर कौटिल्य, जो बहुत बड़ा एक अर्थशास्त्री था, राजनीतिज्ञ बोल सकते हो, उसके अपमान की बात थी। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इसी के बेटे को ज्ञान देकर, शिष्य बनाकर इसी के राजवंश की समाप्ति कर दूंगा। और आपको बता दें, 322 ये वही समय है जब हमारे देश में पश्चिम की ओर से सिकंदर चढ़ाई कर रहा था। और चंद्रगुप्त मौर्य की उस समय सेना बहुत तगड़ी सेना थी। लाखों हाथी, लाखों घोड़ों का इस्तेमाल उस समय किया जाता था। बहुत तगड़ी सेना थी। यहां तक कि सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था कि हम भारत जैसे राज्य में चढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सुना है चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना है वो बहुत ज्यादा विशाल है, हाथियों का प्रयोग होता है, अनेकों प्रकार के रथ का प्रयोग होता है। नतीजा जो अलेक्जेंडर था, सिकंदर था, सिकंदर की सेना ने चंद्रगुप्त की सेना से लड़ाई करने से मना कर दिया। और उसी समय वह वहां से लौट गया। और लौटने के बाद अपने घर जाके बेबीलोनिया में उसकी एक बीमारी से मृत्यु हो गई। महान सिकंदर बोला जाता है। महान सिकंदर क्यों बोला जाता है? क्योंकि बहुत ही कम उम्र में उसने कई सारे राष्ट्रों को जीता, बढ़िया तरीके से युद्ध किया, बहादुरी से युद्ध किया, और अंत में जो है एक कम उम्र में मर गया। लेकिन जितना भी वह लड़ा, एक इतिहास करके वह चला गया। ओके, यहां पर जो शिशुनाग है, शिशुनाग ने बड़ा तीव्र विस्तार किया अपने राजवंश का। दक्षिण की तरफ विस्तार करने का इसको श्रेय जाता है। तो जितने भी हमें स्रोत मिले हैं शिशुनाग वंश की, शिशुनाग वंश से इतने सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। शिशुनाग वंश जिसकी स्थापना हुई है 412 ईसा पूर्व से, और एक कब से कब तक चला? 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। और 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक नंद वंश चला। शिशुनाग की स्थापना किसने की है? शिशुनाग ने खुद ने की है। यह क्या था? मंत्री था नागदशक का, शूद्र कैटेगरी का था। और नागदशक के बाद इसने शिशुनाग वंश की स्थापना किया। अवंती को विजित किया, विंध्य श्रेणी पार करके। वहां का राजा था अवंती वर्धन, उसको हराया। इसका बेटा था काल अशोक। अब काल अशोक ने उत्तर की ओर विस्तार किया।
और काल अशोक ने अपने समय में दूसरी बौद्ध संगीति का, आप बोल सकते हो कि दूसरी बौद्ध संगीति करवाई। इससे ही हमें प्रमाण मिलता है कि ये जो काल अशोक था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानते थे। अनुयायी बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, आए समझ में। इसके बाद कौन से वंश की स्थापना हुई? नंद वंश की स्थापना हुई। बौद्ध ग्रंथों से हमें पता चलता है, उस समय जो बौद्ध ग्रंथ उल्लेख करते हैं उससे हमें पता चलता है कि जो काल अशोक था ये भी बहुत बड़ा राजा था, महान राजा था। इसने अपने राज्य का विस्तार किया, विस्तार की नीति इन्होंने चालू किया। महावंश ग्रंथ से पता चलता है कि जो शिशुनाग था यह लिच्छवी के राजा की जो वैश्य पत्नी थी उसका पुत्र था। आया समझ में? क्लियर है? शिशुनाग के बाद 344 से लेकर 322 तक नंद वंश की शुरुआत हुई और जिसकी शुरुआत की है महापद्मानंद ने। अब महापद्मानंद कौन था? महापद्मानंद उस समय काल अशोक का मंत्री था। तो जिस तरीके से शिशुनाग ने हर्यक वंश को दबाकर शिशुनाग वंश की स्थापना की, उसी तरीके से महापद्मानंद ने शिशुनाग वंश को दबाकर नंद वंश की शुरुआत की। अब महापद्मानंद का नाम ग्रंथों से हमें पता चलता है, पुराणों से हमें पता चलता है कि महापद्मा का नाम क्या था? उग्रसेन। टोटल 10 राजा हुए, टोटल 10 राजा हुए नंद वंश में, टोटल 10 राजा हुए। और जिसमें सबसे बड़े जो राजा हुए वो महापद्मानंद और धनानंद। आपको बताएं, महापद्मानंद के बाद धनानंद शासक बना। धनानंद के शासन के काल में उसका एक राज्य अर्थशास्त्री था, या पूरे देश का अर्थशास्त्री था, या राजनीतिज्ञ था जो बताता था कि राज्य कैसे चलाना है। बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था, आप बोल सकते हो, जिसका नाम है कौटिल्य। विष्णु पुराण से हमें पता चलता है कि जो कौटिल्य है, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य। चाणक्य धनानंद का राज्य मंत्री था और वह राज्य चलाने में सलाह दिया करता था। एक बार धनानंद की सभा में किसी राज्य को लेकर कोई सभा चल रही थी, और आपको बता दें ये जो धनानंद था ये निम्न कैटेगरी का था, और आपको बता दें ये बड़ी कास्ट के लोगों से, उच्च वर्ग के लोगों से बहुत जलता था। आज भी आपने देखा होगा कि एक गैप है बड़ी कास्ट छोटी कास्ट में लेकर, एक बहुत बड़ा गैप है। वो हमारा संविधान कुछ भी हो लेकिन रियलिटी तो यही है। तो बहुत ज्यादा जलता था, चिढ़ता रहता था चाणक्य को देखकर। तो एक दिन क्या हुआ कि धनानंद के राज्य में महासभा हुई, और महासभा में किसी राज्य को लेकर, जीतने को लेकर, लड़ाई को लेकर कोई सभा चल रही थी, और चाणक्य अपनी कोई राय बता रहे थे उसमें, और उसकी राय से गुस्सा हो गया धनानंद, और पूरी सभा में उस धनानंद की जो है बेइज्जती करवाई। उन्होंने बोला कि ये पंडित, तुम्हारा काम है सिर्फ पूजा पाठ करना, लड़ाई के बारे में आप ना सोचिए, युद्ध के बारे में आप ना सोचिए, हमें अपना काम करने दीजिए। और उस सभा से चाणक्य चुटिया पकड़कर बाहर उसको निकालने की कोशिश की गई। चाणक्य ने अपने आप में यह बहुत ज्यादा अपमान समझा कि पूरी सभा में, बताइए, मैं उच्च वर्ग का व्यक्ति, पूरी सभा में मेरा अपमान किया गया। तो उसने धनानंद को बोल दिया कि ये जो तेरा एटीट्यूड है, ये जो तेरा वंश है, इसको मैं समाप्त करके रहूंगा। और आपको बता दें कि किसी भी साम्राज्य को नष्ट करने वाला कोई घर का ही भेदी होता है ना? घर का भेदी रंग का ढाई, है ना? ये चीज है। तो चाणक्य को यह पता था कि अभी तो राजा है, इनकी बहुत सारी पत्नियां हैं, चोरी से इसकी एक और पत्नी है जिसका नाम क्या है? मूरा। और मूरा का एक लड़का है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य को निस्वार्थ इन्होंने अपना एक शिष्य बनाया, और शिष्य बनाने के बाद एक राज्य को कैसे जीता जाता है उन्होंने राज्य को बताया, शिष्य को बताया। प्रभावित हुआ, चंद्रगुप्त की भी इच्छा हुई। चंद्रगुप्त की इच्छा क्यों हुई? क्योंकि चंद्रगुप्त की मां जो थी मूरा के साथ गलत व्यवहार किया था धनानंद ने, और कहीं ना कहीं वो भी बदला लेना चाहता था धनानंद से, गलत व्यवहार किया इसकी वजह से। इसलिए वो भी, उसकी भी इच्छा हुई कि चाणक्य का शिष्य बना जाए। और आपको बता दें, जिस तरीके से हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं,
बहुत बड़े अर्थशास्त्री जिन्होंने भारत को गरीबी से बाहर निकाला, उस समय चाणक्य भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे, इतना ज्ञान था उनको राजनीति का। अब आप सोचिए, अकेले के बल पे चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करवा दी और मौर्य वंश को इतना बड़ा शासक बना दिया कि आगे चल के पूरे भारत में उसने कंट्रोल किया। यहां तक कि यूनान मिस्र के जो राजा थे वो अपने घर में बैठे बैठे थर थर कांपते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसी सेना से हमारी लड़ाई ना हो जाए। आप सोचिए, कितना बड़ा भी कमांडर हो जाए, अगर सेना मना कर दे कि भाई नहीं लड़ेंगे तो नहीं लड़ेंगे, कमांडर क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। इतना महान शासक उस अकेले व्यक्ति ने बनाया, शिष्य बनाया, और उसने ये देखा कि कैसे हम धनानंद को उखाड़ फेंक सकते हैं और वहां से मौर्य वंश की स्थापना कर सकते हैं। गुप्तचर लगाए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब अपनी शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद चाणक्य ने उन्हें यह सलाह दिया कि आप अपने गुप्तचर लगाइए, जासूस जिसे बोलते हैं, और जासूस लगाने की वजह से आप किसी भी राज्य को विजित कर सकते हैं। प्लानिंग हुई और प्लानिंग होने के बाद धनानंद से युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद धनानंद पराजित हुआ और वहीं से मौर्य वंश की स्थापना की शुरुआत हुई। मौर्य वंश भी बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसकी माँ का बहुत बड़ा अपमान हुआ था, धोखा दिया था उसकी माँ को, ठीक है, प्यार का झांसा दिया। नतीजा क्या हुआ? उसने ये सोचा कि इसको तो मैं उखाड़ के फेंक दूंगा और उसके अपने माँ के सम्मान के लिए अपने माँ के ही नाम से मौर्य वंश की स्थापना कर दी। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सा वंश है जो किसी माता के नाम पे या किसी महिला के नाम पे चलाया गया? मौर्य वंश। संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से? कौटिल्य यानी चाणक्य की सहायता से, ठीक है। मौर्य वंश को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसको बंद कर दीजिए, तब तक आप